हेलो एवरीवन, मैं मधु यादव आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल रैमपेक्स में। और हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। और ये सभी क्वेश्चंस मैंने पीआईबी से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस जैसे सोर्सेज से कवर किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं। और जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ये सारे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत यूजफुल रहने वाले हैं, चाहे वो एसएससी हो, आरबीआई हो, या ग्रुप डी हो, या फिर एनटीपीसी हो, या आईपीपीसी हो, या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स हो। हर एग्जाम्स में वो यूजफुल होंगे, क्योंकि मैं जब एक क्वेश्चन कराती हूँ तो उसके एक्सप्लेनेशन में 4 और क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छे ढंग से कवर किया जाता है यहाँ पर। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन अपनी क्लास डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। तो आज हम 8 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चंस इस बार बायलैंग्युअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो चलिए, विद द रेफरेंस टू अ रिपोर्ट ऑन ग्लोबल एयर पोल्यूशन बाय IQ Air, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों को बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर बताए कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहे। चलिए, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसका वो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर बताती हूँ। ऑप्शन सी सही है, यानी बोथ, यानी दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना है। और कथन 2, भारत 2019 के विपरीत 2020 में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है और इसकी हवा 5वीं सबसे अधिक विषैली श्रेणी की है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अदर इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो वैश्विक वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट पेश करने वाली IQ Air, जो IQ Air संस्थान है, वो स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी एक कंपनी है। ओके, एक कंपनी है जो कि वैश्विक वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट पेश करती है। और ये वायु प्रदूषण के खिलाफ सुरक्षा में विशेषज्ञता और वायु गुणवत्ता की निगरानी रखता है, वायु की साफ सफाई और वायु में मिलने वाले प्रदूषक कणों के बारे में स्टडी करता है, और ये भी देखता है कि कौन से राष्ट्र में कितनी ज़्यादा प्रदूषण है या फिर कहाँ की वायु सबसे स्वच्छ है। ओके, नेक्स्ट है कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बन रहा है। ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और अगर हम लोग देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहाँ भी जो एयर क्वालिटी है वो खराब होने की वजह से हम लोगों की जीवन पर खतरा अधिक बढ़ रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि भारत में 2019 की तुलना में सुधार हुआ है वायु गुणवत्ता को लेकर, यानी 2019 में जो वायु गुणवत्ता थी इससे भी खराब थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में 2019 के विपरीत 2020 में तीसरा सबसे प्रदूषित देश रहा है, यानी जो भारत है 2020 में तीसरा सबसे प्रदूषित देश रहा है। नेक्स्ट, बांग्लादेश और पाकिस्तान 2020 में भारत की तुलना में खराब स्तरों वाले देश रहे हैं, यानी अपने पड़ोसी देशों से तो भारत सही ही निकला। नेक्स्ट, नवीनतम रिपोर्ट में चीन 11वें स्थान पर है। ठीक है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें चीन का स्थान 11वें नंबर पर है और भारत 13वें नंबर पर है। 2020 की रिपोर्ट में
यानी जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें टोटल 106 देश शामिल किए गए थे। और प्रदूषण का स्तर औसत भारित होता है, जिसका अर्थ है कि किसी भी देश की जनसंख्या रिपोर्ट किए गए प्रदूषण मूल्यों को प्रभावित करती है। ठीक है, यानी प्रदूषण मूल्यों को जनसंख्या, जो देश की जनसंख्या है वो प्रभावित करती है। हम ये डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि हम लोग जितनी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, कि वायु पे या फिर पर्यावरण को हम लोग जितना सुरक्षित रखेंगे, उतने ही हमारे देश की या फिर वायु की गुणवत्ता जो है उसमें सुधार होती रहेगी। नेक्स्ट है कि 2020 में सभी मॉनिटर किए गए देशों में से 84% ने वायु गुणवत्ता में सुधार देखा। हालांकि 106 मॉनिटर किए गए देशों में केवल 24 ने 2.5 पीएम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक दिशा निर्देशों को पूरा किया था। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु और किसी भी तरह के हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित दिशा निर्देश जारी करता है, उसमें से केवल कुछ ही देशों ने इन दिशा निर्देशों को अपनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुला पेरियार बांध एक चिकनाई वाला गुरुत्व बांध है जो स्थित है आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केरला में स्थित है मुला पेरियार बांध। अगर इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो देखिए, जो मुला पेरियार बांध है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक समिति को नियम वक्र की जानकारी देने में विफल रहा, जिसके लिए उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और ये जो रूल कर्व है, नियम वक्र, वो एक जलाशय में उतार चढ़ाव के भंडार के स्तर को दर्शाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नियम वक्र क्या है, तो उसका डायरेक्ट आंसर है कि ये किसी भी जलाशय में उतार चढ़ाव के स्थिति या भंडार स्तर को दर्शाता है। और किसी भी बांध के गेट खोलने का जो कार्यक्रम है वो नियम वक्र कहलाता है। ठीक है, उसी पर आधारित होता है, नियम वक्र पर। और ये जो बांध है, यह एक बांध में मुख्य सुरक्षा तंत्र का हिस्सा होता है। यानी नियम वक्र जो है किसी भी बांध को सुरक्षित करने वाला एक तंत्र है। और मुला पेरियार बांध एक चिकनाई वाला गुरुत्व बांध है जो मुलियार और पेरियार दोनों नियमों के संगम पर बना है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मुला पेरियार किन दो नदियों के बांध पर स्थित है, तो दो है, मुलियार और पेरियार। नेक्स्ट है कि ये बांध केरल में स्थित है, लेकिन पड़ोसी राज्य तमिलनाडु द्वारा संचालित और इसका रखरखाव किया जाता है। और इसका निर्माण जॉन पेनिक्विक द्वारा 1887 और 1895 के बीच में किया गया था। और यह मद्रास प्रेसिडेंसी क्षेत्र, जिसे हम वर्तमान में तमिलनाडु कहते हैं, से पूर्व की ओर पानी को मोड़ने के लिए एक समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि with the reference to a census, consider the following statement. The previous census was conducted in 2011 and the NPR, which has a database of 119 crore residents, was last updated in 2015. And second statement is NPR database had been created by collecting family-wise data and it can stand by linking Aadhaar to each member. तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है, यानी दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो
ये जो नई जनगणना है वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए अंतिम डेटा 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उपलब्ध कराया जाएगा। ओके। और पिछली जो जनगणना है 2011 में आयोजित की गई थी। पहले ही हमें पता है कि हर 10 साल में जनगणना की रिपोर्ट पेश की जाती है और इसमें 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस था और 2019 में 2015 में इसे अपडेट किया गया था और अप्रैल 2020 में एनपीआर के साथ होने वाली जनगणना हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का पहला चरण था जिसे स्थगित कर दिया गया था, इसे रोक दिया गया था। इसके कई रीजंस भी रहे। पहला तो कोरोना हो गया, दूसरा कई प्रोटेस्ट भी रहे। ठीक है। नेक्स्ट, अंतिम जनगणना के परिणाम वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में जारी किए जाएंगे। जैसा कि ये बता रहा है ना कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ये उपलब्ध करा देंगे जनगणना डेटा। और अगला है कि जनगणना विवरण और एनपीआर एकत्र करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और इससे आत्मगणना भी व्यक्ति कर सकता है। तो अब देखिए, पहले जनगणना घर घर जाकर किया करते थे, हर एक घर में जाना, उनके मेंबर्स के नाम लिखना और इसमें काफ़ी वक्त भी लगता था। तो अब जैसा कि हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ भी डिजिटलीकरण द्वारा जनगणना की बात की जा रही है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति खुद की गणना कर लेगा, यानी उसमें अपना डेटा पुट करेंगे और रजिस्टर कर लेंगे खुद को। और इस मोबाइल ऐप में 16 भाषाओं को रखा गया है, 16 भाषा होंगी इस ऐप में। नेक्स्ट, और इसी में एनपीआर डेटाबेस पारिवारिक डेटा एकत्र करके बनाया गया था और इसे प्रत्येक सदस्य के लिए आधार से जोड़कर मजबूत किया जा सकता है। ठीक है। एनपीआर जो डेटाबेस है वो परिवार के सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनको एकत्र करके बनाया गया था, एक साथ उनको बनाया गया था और इनको आधार के साथ जोड़कर जो जनगणना है उसको और अधिक मजबूत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि with the reference of the Handicraft and Heirloom Export Corporation of India Limited, consider the following statement. तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिसे अभी आगे मैं बताऊंगी कि क्यों इसको बंद करने की मंजूरी दी गई है। तो देखिए, जो वित्त वर्ष 2015-16 था उससे निगम लगातार घाटे में चल रहा था। ये जो HHEC है वो लगातार घाटे में चल रहा था और वो अपने ही खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा था। यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन जब तक खुद के खर्चों को ना पूरा कर पाए तब तक उसका अस्तित्व ज़्यादा समय तक नहीं बना रह सकता। ठीक है। तो यही समस्या इनके साथ थी। और अगर हम बात करें कि भाई इसमें कुछ सुधार करके फिर इसको और काम में आगे बढ़ाओ तो ऐसा हो सकता है क्या? तो इसमें बताया जा रहा है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें ये बात सामने आई है कि इनके पुनरुद्धार की बहुत कम गुंजाइश है, इसलिए कंपनी को बंद किया जा रहा है। और सरकारी CHE के वेतन पर आवर्ती व्यय को कम करने में सरकारी खजाने को लाभ होगा जो परिचालन में नहीं है और उनकी आय अर्जित नहीं कर पा रहा है। ठीक है। इसको अगर हम खत्म कर दे, बंद कर देंगे तो इससे सरकारी खजाने को लाभ होगा। भाई वहां जो इन्वेस्टमेंट होता था वो कहीं और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।
और निगम में सेवारत सभी स्थायी कर्मचारियों और प्रबंधक प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से ये HHEC बंद होने जा रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि वहां पे जो पहले से कार्यरत व्यक्ति थे, यहाँ पर स्थायी कर्मचारियों की बात हो रही है और प्रबंधक प्रशिक्षुओं की बात हो रही है, तो इन लोगों का क्या होगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना लाई है गवर्नमेंट, जिसके द्वारा इन कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ट्रांसमिशन और वितरण को मजबूत करने के लिए व्यापक योजना को संशोधित लागत अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंग्लिश में अगर हम देखें तो विद द रेफरेंस ऑफ द रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ स्ट्रेंथनिंग और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन से दोनों स्टेटमेंट सही है या कोई एक स्टेटमेंट सही है, वो आप लोग को बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, अगर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी है और ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से इस योजना को पावर ग्रिड और एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के तहत कार्यान्वित करने जा रही है। और इस योजना को शुरुआत अगर हम देखें तो 2014 में किया गया था और योजना की जो पूरी लागत है भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। भारत सरकार इसके पूरे खर्चे को संभालेगी और इसे दिसंबर 2021 तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये एक तरीके से ना पूरी तरह से सरकार नियंत्रित संस्था होगी, ठीक है। और ये इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यानी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के तरफ के जो राज्य हैं, उनकी तो हमेशा एक तरह से कंप्लेन रहती है कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी तरफ कम फोकस देता है। तो जो गवर्नमेंट का एक विकास के लिए शुरुआत है उस भारत के उस भाग की तरफ, तो वो भी एक बड़ा कदम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद द रेफरेंस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि the Union Cabinet has recently cleared a bill to set up a Government on Development Finance Institution, means DFI, with the initial paid up capital of 20,000 crore. The second statement is the DFI will be fully government owned initially and the promoters stake will be brought down to 26% in the next few years. तो कौन सा करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक भुगतान पूंजी के साथ एक सरकारी स्वामित्व वाली विकास वित्त संस्थान स्थापित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है और ये 17 मार्च की
17 मार्च का क्वेश्चन है, यानी 17 मार्च को DFI को मंजूरी दी गई है और इसमें 20,000 करोड़ की प्रारंभिक भुगतान की गई है सरकार द्वारा। यानी जब ये विधेयक लागू किया जा रहा है, विधेयक लाया जा रहा है और जब इसे संचालित किया जाएगा तो 20,000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से पहले ही दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकार संस्थानों को अनुदान में 5,000 करोड़ रुपए देगी और अनुदान को कर बचत बॉन्ड के रूप में प्रदान किया जाएगा। किस रूप में किया जाएगा? कर बचत बॉन्ड के रूप में। और DFI शुरू में पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाला होगा, यानी सरकार जिस तरह से कहेगी DFI उसी तरह कार्य करेगी और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अगले कुछ वर्षों में 26% तक नीचे आ जाएगी। ठीक है। जब FDI पूरी तरह से विकसित होने लगेगा तो ये धीरे धीरे इसमें जो स्वामित्व है वो कम होने लगेगा। और लंबी अवधि के खिलाड़ियों में जैसे बीमा और पेंशन फंड को आकर्षित करने के लिए सरकार DFI में निवेश किए गए फंड में 10 साल की छूट भी प्रदान करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस of the Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020, consider the following statement. तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि वर्तमान में गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय की आवश्यकता होती है यदि यह गर्भधान के 20 सप्ताह के भीतर किया जाता है और 2 डॉक्टरों को यदि यह 20 से 24 सप्ताह के बीच में किया जाता है। यानी अगर 20 सप्ताह के अंदर अंदर अबॉर्शन किया जाता है तो एक डॉक्टर से सलाह लेना होगा, अगर 20 से 24 सप्ताह के बीच में किया जाता है तो 2 डॉक्टरों से सलाह लेने का प्रावधान है। और स्टेटमेंट 2 है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के अनुसार गर्भधारण के लिए 24 सप्ताह के बाद गर्भधारण के लिए पर्याप्त भ्रूण असामान्यता के मामले में राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड की राय जरूरी है। कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी केवल दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्यसभा ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 पारित किया है और उस समय अवधि को बढ़ाया है जिसके भीतर गर्भपात हो सकता है। कि गर्भपात जैसे कि जो गर्भपात होता है उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है जिसका अभी 20 सप्ताह पीरियड रखा गया है और इस टाइम पीरियड को अब बढ़ा दिया गया है। ओके। और जो वर्तमान शर्तें अगर हम देखें कि वर्तमान में कैसे होता था तो उसमें गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय आवश्यक होती थी यदि 20 सप्ताह के बीच में ये अबॉर्शन किया जा रहा है। दूसरा, इस विधेयक में 20 सप्ताह तक के एक डॉक्टर की सलाह पर और 20 से 24 सप्ताह के बीच महिलाओं की कुछ श्रेणियों के मामले में 2 डॉक्टरों को गर्भपात की अनुमति दी गई थी। और नेक्स्ट है कि भ्रूण की असामान्यताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड की राय आवश्यक होती थी। नेक्स्ट है कि विपक्षी सांसदों ने कहा है कि विधेयक में अभी भी महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि महिला ये निर्णय कर सके कि उसे अबॉर्शन कराना है या नहीं कराना है, क्योंकि उन्हें 24 सप्ताह से अधिक के गर्भधारण के मामले में एक मेडिकल बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता होती है और 1971 में मूल विधेयक इसके लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ऊर्जा परिवर्तन आउटलुक की रिपोर्ट हाल ही में समाचारों में देखी गई, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? World Energy Transmission Outlook report recently seen in news released by whom? तो बताइए इन सभी में से इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी,
या वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका वो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी किया गया है और यह 16 मार्च 2021 को जारी किया गया था और इस रिपोर्ट में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए ऊर्जा संकलन समाधान का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट है कि कोविड-19 संकट देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जीवाश्म ईंधन से हटाने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव को एक अप्रत्याशित अवसर देता है। हम लोग देख सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से किस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से चेंज हो रहा है, या फिर वो निजी लाइफ हो या फिर प्राइवेट लाइफ हो या नेशन हो या इंटरनेशनल हो, हर स्तर पर जीवन जीने की जो पद्धति है उसमें चेंजेस आए हैं। तो इसी यही बोल रहा है कि जो कोविड-19 संकट है वो सभी देशों को अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में जीवाश्म ईंधन के हटाने से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है और 2050 तक कुल बिजली जरूरतों को 90% तक नवीकरण द्वारा आपूर्ति की बात करता है और इसके बाद प्राकृतिक गैस से 6% और परमाणु से शेष उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। एजेंसी ने बिजली प्रणालियों में पवन और सौर पीवी के एकीकरण के लिए 30 नवाचारों की भी पहचान करी है। और अगर हम बात करें कि IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी क्या है, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है और ये सहयोग की सुविधा और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा के लिए रिसर्च करता है और उसको प्रमोट करता है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और 2010 में इसके लिए कानून लागू हुआ था और इसकी एजेंसी मस्दर सिटी आबू धाबी में है और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following statement government has recently announced 75% reservation in private sector job with a salary of up to 30,000 for locals? कौन से स्टेट में ये अनाउंसमेंट की गई है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि निजी क्षेत्रों में नौकरियों में 75% तक यहाँ आरक्षण देने की बात की गई है और इस विधेयक में दुकानों, प्रतिष्ठानों, खानों, उद्योगों, कंपनियों और समाजों, ट्रस्टों, इन सभी क्षेत्रों से बिलोंग सभी व्यक्तियों को निजी क्षेत्र और एक इकाई के रूप में 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा और प्रत्येक नियोक्ता को एक निर्दिष्ट पोर्टल पे यानी एक पोर्टल भी इसके लिए लेकर आया गया है और उस पे उनको अपना पंजीकरण कराना होगा और कोई भी स्थानीय उम्मीदवार स्वयं को पंजीकृत पोर्टल से पंजीकृत किए बिना 75% लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। अगर इनका कोई भी सदस्य यहाँ से इस क्षेत्र से कोई भी सदस्य ये चाहे कि वो बिना रजिस्ट्रेशन किए इसका लाभ उठा ले तो वो संभव नहीं है। विधेयक एक स्थानीय उम्मीदवार को एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो झारखंड से संबंधित है और नामित पोर्टल पर पंजीकृत होगा और नियोक्ता छूट का दावा कर सकता है
और यहाँ वांछित कौशल, योग्यता या प्रवीणता के पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द रेफरेंस ऑफ अरुणोदय स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट आंसर है? स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं हम कि आवेदक एक महिला को असम या स्थानीय निवासी होना चाहिए जिसकी समग्र घरेलू आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो, या ऑप्शन सेकंड, बिना महिला सदस्यों के परिवार, सांसद, विधायक, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य और शहरी स्थानीय निकाय, सरकारी अधिकारियों और सहकारी समितियों के कर्मचारियों को योजना से बाहर रखा गया है। यहाँ पर देखिए 2 सेकंड लिखा गया है पॉइंट, वो मिस्टेक से लिख गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? कौन सा इसका करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आंसर है। तो असम विधानसभा चुनाव के दौरान अभी अरुणोदय योजना लागू की गई है, उसकी बात की जा रही है, तो इसका एक पॉलिटिकल ये एजेंडा भी हो सकता है। और इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और जरूरतमंदों की सेवा करना। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कि अरुणोदय के माध्यम से 2020 और 21 के बजट में घोषणा की गई है कि 830 रुपए की मासिक सहायता असम के सीमांत परिवारों की महिला सदस्यों को दी जाएगी। 830 रुपए की बात की जा रही है कि जो महिला सदस्य हैं परिवार की, उनको दी जाएगी। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना होने के कारण पैसा सीधे एक परिवार की महिला के खाते में जाएगा, और ये उन महिलाओं के लिए है जो परिवार की मुखिया हैं और जो घर की प्राथमिक देखभाल कर्ता के रूप में उनकी पहचान करी गई हो पारिवारिक सदस्यों द्वारा। और जो आवेदक है एक महिला को असम का स्थानीय निवासी होना चाहिए। जो आवेदक महिला होगी वो असम की स्थानीय निवासी होना चाहिए, और इसकी जो कुल घरेलू आय है 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी भी महिला सदस्यों, सांसदों, विधायकों, पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों और शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों और सरकारी अधिकारियों और सहकारी समितियों के कर्मचारियों के परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों की महिलाएं जो हैं उनको इस योजना से बाहर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चौपहिया मैकेनाइज्ड बोट, ट्रैक्टर और रेफ्रिजरेटर, एसी और वॉशिंग मशीन या 15 बीघा से अधिक भूमि रखने वाले परिवार भी इसके पात्र नहीं होंगे, क्योंकि ये सामान्य सी बात है कि जो इनकी आय है और इनकी जो पारिवारिक कंडीशन है वो 2 लाख रुपए की स्थिति से बहुत अधिक होगी। ये अपने आप में संपन्न है, और ये केवल, लेकिन ये जो योजना है वो 2 लाख रुपए से कम वाली महिलाओं के हैं और जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है उन महिलाओं के लिए। तो आज की क्लास हमारी यहाँ खत्म होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, या फिर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।